1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप के अंडर बंगाल के नवाब के साथ एक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई को हम बैटल ऑफ पलासी के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स की बड़ी जीत हुई और इसके साथ ही आगाज होता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, मतलब जमीन कब्जा करने का धंधा। अब आगे जो भी जमीन ब्रिटिश फोर्सेस ने इन्वेड किया उसे कैप्चर करके रखना भी जरूरी था। अब इसी दौरान ब्रिटिश हुकूमत के टॉप लीडरशिप को आर्मी कैंटोनमेंट की जरूरत महसूस हुई, जहां पर उनके फोर्सेस रह सके। फाइनली 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के बैरकपुर में पहला आर्मी कैंटोनमेंट बनवाया। पर इस कैंटोनमेंट को बनवाने के पीछे दूसरा कारण ये था कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनके सोल्जर्स का इंटरेक्शन भारत के आम लोगों से हो, मतलब नेटिव भारतीय और अपने सोल्जर्स के बीच एक ये बैरिकेड लगाना चाहते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी टेरिटरी एक्सपैंड होती गई, इन कैंटोनमेंट्स की संख्या भी बढ़ने लगी। अब यहाँ कैंटोनमेंट के अंदर वेल डेवलप्ड आर्मी क्वार्टर्स बनाए गए, जहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली रहती थी, और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। प्रेजेंट टाइम में पूरे भारत के अंदर लगभग 60 आर्मी कैंटोनमेंट्स मौजूद हैं। और आज की ये रूह कपाने वाली कहानी इसी कैंटोनमेंट के अंदर बने एक आर्मी क्वार्टर की। सचिन भाई बताते हैं कि आज उनकी उम्र 34 साल है, पर ये घटना उनके बचपन में घटी थी जब वो 8 साल के हुआ करते थे। पर हमें इस पूरी कहानी को समझने के लिए सचिन के जन्म से भी पीछे जाना पड़ेगा। सचिन के नाना जी एक फ्रीडम फाइटर थे और वो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के पास एक गांव पड़ता है परातसपुर। उसी परातसपुर में उनका घर था। अब यहाँ नाना जी की 2 संतानें थी, सचिन की माँ और सचिन के मामा जी। अब देखो आगे की जो स्टोरी है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपने स्किप किया या इसे मिस करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा यार। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि स्टोरी को पूरा देखो, कैसे देखो, ऐसे देखो, पर इस स्टोरी को समझने के लिए आपको मतलब फॉलो करना पड़ेगा पूरा टाइमलाइन। अब चलिए कहानी पर वापस आते हैं। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। सचिन के मामा जी की शादी हो चुकी थी, उनके बीवी बच्चे सब लोग वहीं गांव वाले घर में रह रहे थे। कुछ सालों के बाद सचिन के मम्मी की भी शादी हो जाती है और शादी करके ये अपने ससुराल आ जाती है बरेली में। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो मैं अभी सिंप्लीफाई करता हूँ। सचिन की मम्मी का ससुराल उनका जो गाँव था जहाँ पर वो पहले रह रही थी, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर बरेली शहर में। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता है और नाना जी यहाँ बीमार रहने लगे थे। नाना जी की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जो सचिन के मामा थे उनको नौकरी मिल जाती है आर्मी में। अब इस बीच सचिन का भी जन्म हो जाता है। अब इस टाइम पर पैरेलली 2 फैमिलीज एग्जिस्ट कर रही हैं। एक मामा जी की फैमिली जो उसी परातसपुर गांव वाले घर में रह रही है। इनकी फैमिली में मामा जी, उनकी पत्नी और उनके 6 बच्चे थे। और दूसरी साइड पर सचिन अपने माता पिता के साथ बरेली में रह रहा था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सचिन बताते हैं कि अक्सर ऐसे छुट्टियों में या फिर जब भी टाइम मिलता था मैं अपने मामा जी के घर चला जाया करता। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इसके साथ ही मेरे भाइयों बहनों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो अभी तक मामा जी की पोस्टिंग बाहर ही थी अपनी यूनिट के साथ। साल में 1-2 बार जब छुट्टी मिलता तो अपने गाँव आया करते। अच्छा, अभी जो सचिन के सारे ममेरे भाई बहन थे उनके नाम जान लेते हैं। सबसे बड़ी विशाखा, फिर सरोज, सुधांशु, अनंत, शोभा और सबसे छोटा इसमें सुमित था। अब इन सबको दिमाग में बैठा के रखना एकदम। तो यहाँ होता ही है कि समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए। अब जो परातसपुर गांव के अंदर स्कूल था वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और शहर में रहने के लिए इनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तब सचिन के मामा जी ने अपने कमांडिंग यूनिट में बात की कि भाई मेरी फैमिली गाँव में रहती है, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है ठीक से, तो अगर बरेली में कुछ जगह मिल जाती रहने के लिए तो बहुत सही हो जाता। अब कुछ टाइम के बाद सचिन की मामा जी की अर्जी पास हो गई और इनको बरेली शहर के अंदर एक आर्मी क्वार्टर अलॉट हो जाता है कि भाई ठीक है अपनी फैमिली यहाँ पर लाके रखिए और बरेली में जो स्कूल है वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अब जब मामा जी को ड्यूटी से छुट्टी मिली तब ये वापस आते हैं और अपनी फैमिली को बरेली वाले आर्मी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी लिखवा दिया अच्छे स्कूल में और फिर कुछ दिन फैमिली के साथ बिताने के बाद वापस ड्यूटी पर चले गए। अब इस बीच सचिन 8 साल का हो चुका था और वो अपने मम्मी पापा के साथ रेगुलरली अपने मामा घर आया जाया करता। चलो भाई यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है, पर भाई खेला चालू होने से पहले तो नॉर्मल ही होता है ना सब कुछ। सुनते जाओ आगे। अब सचिन बताते हैं कि उन दिनों बिजली और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब जब भी पानी आता तो पानी को एक टब या बाल्टी में स्टोर करके बाथरूम में रखते थे ये लोग यूज करने के लिए। इसके अलावा खाना बनाने के लिए भी किचन में पानी स्टोर करके रख दिया जाता था। और साथ ही सर्दियों के दिनों में हाथ सेकने या फिर चाय बनाने या पानी गर्म करने के लिए ये लोग एक तरीके का हीटर यूज करते थे। उस हीटर में एक जिगजैग स्प्रिंग लगा होता है। आई एम श्योर आप इसे बहुत लोगों के घरों में होगा या फिर आपने अपने पापा या फिर दादा को यूज करते हुए देखा होगा। तो अब यहाँ हुआ यूं कि मामा जी की फैमिली जब यहाँ पर शिफ्ट हुई इस क्वार्टर में, उसके 1.5-2 महीने के बाद से अनयूजुअल चीजें स्टार्ट हो जाती है। एक दफा सचिन की मामी जी जो वो हीटर था उस पर चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद ये बर्तन लेके थोड़ी दूर पर गई छानने के लिए और जब वो वापस आई तो देखी कि भाई उस हीटर में आग लग गई है। अब आग देख के मामी जी चिल्लाने लगे एकदम। तो इनके सारे बच्चे आसपास आए और सबने मिलकर आग को बुझाया जैसे तैसे। अब इनको लगा कि यार बिजली का सामान है, हो सकता है कुछ शॉर्ट सर्किट या किसी कारण से आग लग गई होगी। तो इन्होंने उस घटना को जाने दिया। अब इस घटना के ठीक अगले दिन मैंने बताया था कि पानी एक फिक्स टाइम पर आता था। तो सचिन की जो सबसे बड़ी ममेरी दीदी थी विशाखा, वो जाती है बाथरूम के अंदर वो टब लाने के लिए ताकि ये पानी कलेक्ट करके रख सके। और भाई जैसे ही विशाखा ने उस टब को छुआ ना,
उसके हाथ में बड़ा जोर से करंट लगा। ये चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है। इन्होंने बताया अपनी मम्मी को कि मम्मी यहाँ पर मुझे करंट लग गया बाथरूम में। फिर उनकी मम्मी गई बाथरूम के अंदर, उन्होंने टब पकड़ा तो उनको कुछ भी फील नहीं हुआ। अब उसी दिन शाम को जब सचिन की मामी जी बर्तन उठाने गई तो उनको उस बर्तन से करंट लगता है बहुत जोर से। अब सचिन बताते हैं कि जो मेरी मामा मामी की फैमिली है या फिर मेरी भी जो फैमिली है ये बहुत प्रैक्टिकल है। हम लोगों ने कुछ और सोचा ही नहीं, कोई और दूसरा एंगल नहीं देखा। हमको लगा कि ठीक है यार ये पुराना सा आर्मी क्वार्टर है, अब दीवार में बहुत बार होता है ऐसा कि सीलन आ जाता है या फिर अर्थिंग नहीं हो रही होती है सही से, तो इसके कारण भी करंट आ जाता है कभी कभी। तो इन लोगों ने वही सारी पॉसिबिलिटी सोच के इस चीज को जाने दिया। पर समय के साथ साथ ना इन घटनाओं की फ्रिक्वेंसी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब तो ये भी होने लगा था कि घर में आए दिन किसी ना किसी को चोट लग जाती। किचन में काम करते करते उंगलियों का कट जाना या फिर जो सब्जी काट के स्लैब पर रखी रहती वो खुद से नीचे गिर जाता। ये सारी घटनाएं ना रिपीटेडली होने लगी। पर सबने ऐसे ही अपने दिमाग को फुसलाने की कोशिश की कि यार ठीक है इतने सारे बच्चे हैं घर में, कोई ऐसे बदमाशी में गिरा देता होगा। अब यही सारी बातें सोच के सचिन के मामा जी की फैमिली इन सारी घटनाओं को एक तरफा इग्नोर करते गई। अब इसी बीच होता यह है कि जो सचिन है इनकी एक छोटी बहन भी हो चुकी थी। तो एक दफा गर्मियों की छुट्टी में सचिन अपनी छोटी बहन और मम्मी के साथ अपने मामा के घर आए हुए थे। सचिन बताते हैं कि मेरे जो सारे ममेरे भाई बहन थे वो मेरी छोटी बहन को देख के बहुत खुश होते। सब लोग उसको खिलाने की फिराक में रहते थे क्योंकि वो 2 साल की थी और बहुत क्यूट सी थी। तो इस बार जब सचिन अपने मामा जी के घर गए थे तो शाम का टाइम था। सचिन के ममेरे भाई बहन, उनकी मामी और सचिन की मम्मी और खुद सचिन, ये सब लोग जो आर्मी क्वार्टर वाला घर था उसकी छत पर जाके बैठ जाते। ऐसा होता है अक्सर हमारे भी घरों में कि शाम के टाइम हम जाके छत पर बैठते हैं गर्मियों के दिनों में कि थोड़ी बहुत हवा खा सके। गांव में ये चीज और भी ज्यादा प्रचलित है। तो ये सारे भाई बहन ऐसे ही बैठे थे और सचिन की बहन को सचिन के जो एक ममेरे भैया थे सुधांशु, वो ऐसे गोद में उठाकर खड़े थे। अब एक चीज समझना कि सुधांशु भाई बच्चे को गोद में लेके खड़े हैं और इनके ठीक सामने सचिन के एक और ममेरे भैया जिनका नाम था अनंत, वो खड़े हैं। वो सामने खड़े होके जो सुधांशु भाई के हाथ में सचिन की सबसे छोटी बहन थी उसको खिला रहे थे ऐसे, मतलब उसके गाल वाल छू रहे थे ऐसे करके। तब इसी बीच अचानक अनंत को दिखता है कि सुधांशु को ना पीछे से कोई ऐसे धक्का देके गिराने की कोशिश कर रहा है। उनके हाथ में वो बच्ची भी थी। अब अनंत ने सुधांशु को ऐसे गिरने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और भाई जैसे हाथ उठाते हैं इनके हथेली पर एक बड़ा सा चीरा लगा चाकू का और हाथ से ब्लड निकलने लगता है। अब वो ब्लड देके चिल्लाने लगे जोर जोर से। सारे बच्चे भी एकदम पैनिक करने लगे। पर फिर जो इनके बड़े थे, जो घर वाले थे, उनको लगा कि शायद बच्चे आपस में खेल रहे होंगे, इसकी वजह से चोट लग गई होगी। और अनंत बताते हैं कि सुधांशु के पीछे इन्होंने एक परछाई जैसे देखी थी हल्की सी, तो सुधांशु कैसे धक्का दे रही थी। पर किसने इनके हाथ पर आगे चीरा मारा ये किसी को दिखाई नहीं दिया। सचिन के मामी जी बोलते हैं कि माँ आप लोग चलिए यहाँ से नीचे चलिए, नीचे ही सोएंगे हम लोग। ये सब लोग छत से उतर के नीचे आते हैं, घर में खाना खाते हैं और चुपचाप जाके कमरे में लेट जाते हैं। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास जो यहाँ मामा जी की सबसे बड़ी बेटी थी विशाखा, उनको ना अंदर एक बहुत अजीब तरीके से बेचैनी होने लगती है। उनका दम घुट रहा था बहुत और इसी बीच इनकी आंख खुल जाती है। जब आंख खुली तो इन्होंने देखा कि ऊपर जो पंखा है ना उसमें एक औरत फांसी लगा के लटक रही है। ये देख के विशाखा एकदम जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के बाकी घर वाले भी उठ गए। उनको लगा कि शायद विशाखा ने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब सबने यहाँ विशाखा को समझाने की कोशिश की कि तुमने कोई ऐसे बुरा सपना देखा होगा। पानी वानी पिलाया उसको, पर विशाखा को बहुत क्लियर याद था कि भाई ये कोई सपना नहीं है। उसने एकदम हकीकत में लटकते हुए देखा था उस औरत को। अब यहाँ पर सारे लोग विशाखा के पास ही बैठे हुए थे। वो जो पंखा है अभी भी चल रहा है और चलते चलते ना अचानक से वो पंखा रुक गया और रुकते ही उससे एकदम ऐसी आवाज आने लगी कि कोई उसके ब्लेड को पकड़ के मोड़ रहा है। सबने वो आवाज सुनी पर कोई भी किसी को ना कन्फर्म नहीं कर रहा था कि वो आवाज इनको भी सुनाई दे रही है। जो भी उस आवाज को सुनता उसको लगता कि शायद उससे ही आवाज सुनाई दे रही है सिर्फ। थोड़ी देर के बाद सुधांशु भैया ने हिम्मत करके पूछा कि वो पंखे से तुम लोग को भी आवाज आ रही है क्या? तब सब उनकी तरफ देखते हैं और वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम लोग को भी सुनाई दे रहा ऊपर। तब इसी बीच विशाखा की मम्मी बोलती है कि अरे पुराना पंखा है, खराब हो गया होगा, इतना क्या तुम लोग सोच रहे हो। अब यहाँ कमरे की लाइट जलाकर पूरी रात सब लोग वहीं पर बैठे रहे। अब इसी बीच जो सचिन की मम्मी थी इनको वॉशरूम जाना था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। सचिन बोलता है कि मम्मी एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, बाहर खड़ा रहूंगा बाथरूम के। सचिन चुपचाप जाके बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है, उसकी मम्मी अंदर है। अब वॉशरूम यूज करने के बाद जब अपना हाथ पैर धोने के लिए उन्होंने वो बाल्टी पकड़ा जिसमें पानी स्टोर करके रखा गया था, तब यहाँ सचिन की मम्मी को जोर से करंट लगता है। तब ये ऐसे हड़बड़ा के निकलती है बाथरूम से बाहर आने के लिए और जैसे इन्होंने बाथरूम के बाहर पहला कदम रखा ना, किसी ने पीछे से इनको एकदम जोरदार धक्का मारा। ये सीधा सचिन से थोड़ा सा और दूर जाके गिरती है। सचिन दौड़ के जाता है मम्मी के पास अपने, क्या हो गया?
तब उनकी मम्मी बोलते हो कि ऐसे अभी बाल्टी से मेरे को करंट लगा और पीछे से धक्का मारा कोई। सचिन ऐसे एकदम गुस्से में जाता है बाथरूम के अंदर, और भाई ये देखता है कि वही बाथरूम के कोने में एक काला साया दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है। ये चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और ये दोनों फिर से कमरे के अंदर चले गए जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे। सचिन की मम्मी उनकी मामी को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ बाथरूम में मेरे साथ। तब उनकी मामी ने बोला कि अब इतनी रात को क्या कर सकते हैं, कल सुबह मामा जी को कॉल करके पूछेंगे, देखेंगे कोई पंडित वगैरह होगा तो उनसे पूजा करवाएंगे। अगली सुबह सचिन की मामी ने मामा जी को कॉल किया। भाई उधर से मामा जी डांट देते हैं, बोलते हैं कि सब तुम लोग की गलत फहमी है, चुपचाप बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। उन्होंने इस मैटर को वहीं रफा दफा कर दिया। पर भाई अभी ना इस फैमिली को सबसे खौफनाक दौर से गुजरना बाकी था। अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद मामा जी की छुट्टी पड़ जाती है। ये छुट्टी में अपने उसी आर्मी क्वार्टर वाले घर पे आते हैं और जब ये पहुंचे तो सचिन की जो फैमिली थी वो भी आई हुई थी मामा जी से मिलने के लिए। अब उस टाइम पर भी गर्मियां खत्म नहीं हुई थी और गर्मियों में इनका ऐसा रूटीन था कि भाई छत पर ही बैठ के हम लोग रात का खाना खाएंगे। अब जो मामा जी थे वो अपनी बीवी को बड़ी बोल के बुलाते थे। अब यहाँ मामा जी बोलते हैं कि सब अपना अपना खाना लेके ऊपर चलो, और जो इनकी पत्नी थी उनको इन्होंने बोला कि बड़ी एक कटोरी में ना घी भी ले लेना। अब रात के करीब 8:30 बजे ये सब लोग ऊपर छत पे पहुंच जाते। सबने अपने अपने प्लेट में खाना निकाला और खाना खाते खाते जो सचिन की मामी जी थी उनका पानी खत्म हो जाता है। जब मामा जी ने देखा कि इनका पानी खत्म हो गया तो ये बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग बैठो यहीं पे, मैं नीचे से पानी भर के लेके आता हूँ। अब मामा जी पहुंच जाते हैं नीचे किचन में। वो एक लोटा उठा के उसमें पानी भरने लगते हैं और इसी बीच ना घर की लाइट कट जाती है। पूरा एकदम घनघोर अंधेरा हो चुका था। मामा जी ने वहीं किचन के स्लैब पर लोटे को रखा और ये ऐसे एक माचिस टटोलने लगे कि अभी आग जला के रोशनी कर दूंगा। जब ये माचिस टटोल रहे थे ना तभी इनको अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहन के इनके पीछे घूम रहा है। अब पायल पहन के कोई कितना भी धीरे चले उसकी छम छम की आवाज तो सुनाई दे जाती है। मामा जी ने भी वो आवाज सुनी। इनको लगा कि शायद लाइट कटने की वजह से इनकी पत्नी नीचे उतर के आ गई होंगी। तो जब इन्होंने पूछा कि बड़ी तुम हो क्या, तो पीछे से आवाज आती है अबे मेरे चेयर से कैसे आवाज आ रही है भाई। तो मामा जी ने दोबारा पूछा कि बड़ी तुम ही हो ना, और फिर से बोलती है कि अब ये दोबारा पूछ के ना मामा जी अपने लिए टाइम बाई कर रहे थे। इस बीच इनको माचिस मिल जाती है। ये पीछे मुड़ के माचिस जलाते हैं और ये देखते हैं कि भाई इनके सामने एक बहुत भयानक चेहरे वाली औरत खड़ी है। उसका पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुरेद दिया। उसे देखते ही मामा जी समझ गए कि ये इनकी बीवी तो नहीं है। ये वहां से छलांग मार के सीधा ऊपर छत पर पहुंचते हैं। पर यहाँ ऊपर जाके मामा जी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उनको लगा कि मैं ऐसे बताऊंगा तो सारे लोग घबरा जाएंगे और पहले ही इतनी बार मेरे पास कंप्लेन आ चुकी है। ये चुपचाप अगले दिन अपने कमांडिंग यूनिट में फोन करके बोलते हैं कि मुझे एक दूसरा कमरा अलॉट कर दीजिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पर जब तक इनको ये दूसरा कमरा अलॉट होता मामा जी की छुट्टी खत्म हो गई। कुछ दिन घर पर बिताने के बाद वे वापस अपनी पोस्ट पर चले जाते हैं और उनके जाने के 1 सप्ताह के बाद एक घटना घटती है इनके घर पे। सुबह के 7 बज रहे थे। घर के एक कमरे में 2-3 गद्दे बिछे हुए थे जिस पर सुमित और उनके बाकी भाई बहन सो रहे। यहाँ पर जो उनकी मम्मी थी, मतलब सचिन की मामी, उन्होंने उसी कमरे में एक कोने के अंदर वो जो मैंने हीटर बताया था ना, वो हीटर पे चाय चढ़ा रखी है। चाय उबल रही थी, विशाखा झाड़ू लगा रही है और इसी बीच विशाखा देखती है कि जब वो चाय की बर्तन रखी हुई थी ना हीटर पे, वो ऊपर हवा में उठ गई। और भाई सबसे किनारे पर सुमित सो रहा था। वो खौलती चाय सुमित के ऊपर गिर जाती है खुद से। जैसे उसके ऊपर वो चाय गिरी, भाई एकदम चिल्लाते हुए उठा। पूरे घर में एकदम कोहराम मच चुका था। सब लोग सुमित को लेकर आर्मी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मामा जी को भी यहाँ पर फोन करके बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। अब इसके साथ ही सचिन की मामा जी ने सचिन के घर पर भी फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, आप लोग आ जाइए। तब सचिन की फैमिली पहुंचती है सुमित को देखने के लिए आर्मी हॉस्पिटल। अब जब सचिन के मम्मी पापा सुमित को देखने के लिए गए तब वो अपने साथ एक अंगूर का थैला लेके गए थे। सुमित को अंगूर बहुत ज्यादा पसंद था। ये जाके सुमित की मम्मी से मिलते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सचिन की फैमिली पूरे दिन वहीं हॉस्पिटल में रहती है और शाम को ये लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं। इन्होंने सुमित की मम्मी को बोला कि कल सुबह हम फिर से हॉस्पिटल आ जाएंगे। पर अगले दिन जब सचिन की फैमिली उस हॉस्पिटल पहुंची तब ना सचिन की मामी ने सचिन की मम्मी को एक बात बताई। उन्होंने बोला कि जिस कमरे में सुमित एडमिट है, आज सुबह जब मैं उससे बाहर निकल रही थी तो मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने मुझसे बोला कि तेरा बेटा सिर्फ 3 दिन का मेहमान है, जल्दी वो कमरा तुम लोग खाली कर दो वरना तेरे परिवार में एक और डेथ होगी।
और सचिन की मामी ने बताया कि उसके बाद से वो बाबा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए और उस घटना के ठीक 3 दिन के बाद सुमित की डेथ हो जाती है। मामा जी यहाँ पूरी तरीके से टूट चुके थे। इनको समझ में आ गया था कि भाई वो कमरा ऐसे हॉन्टेड है। ये अपनी पूरी फैमिली को जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी वहीं पर लेके चले गए। सचिन बताते हैं कि उसके बाद से ही उस आर्मी क्वार्टर में बहुत सारे लोग आए, पर कोई भी 3-4 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। पर आज तक इन लोगों को पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली वो किसकी स्पिरिट है जो उस कमरे को हॉन्ट करती है। आज के टाइम पर वो कमरा पूरी तरीके से खंडहर बना हुआ है। सचिन बताते हैं कि जब वो कमरा पूरी तरीके से अबंडेंट हो गया, बहुत सालों से कोई वहाँ पर रह नहीं रहा था, तब मैं इस बीच एक बार गया था उस कमरे को देखने के लिए। और जब मैं उस क्वार्टर के सामने खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील हुई उस जगह पे, और फिर मैं दोबारा कभी उस ओर मुड़ के नहीं देखा। सचिन ये भी लिखते हैं कि मैं आपको उसकी रियल इमेज भेजना चाहता था, लेकिन सबने मना कर दिया। और हाँ, ये जो कमरा है ना, ये एक डबल स्टोरी बिल्डिंग में है और ऊपर वाले फ्लोर पे ये सारी घटना होती थी। भाई अगर कोई उस बरेली के आर्मी कैंटोनमेंट में रहता है, उनको कुछ आइडिया है उस आर्मी क्वार्टर के बारे में, तो जरूर कमेंट में बताना यार, ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि क्या हुआ था, पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था क्या उस जगह पे। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। Thanks for watching.